उन्नाव उन्माद और उत्पाद क्यों पैदा कर रहा है। साथियों, पिछले अंक में हमने बात की थी उन्नाव की जो घटना है और दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया गया जमानत पर अंतरिम आदेश था उसके विषय में। आज हम इस घटना की पूरी पड़ताल करते हैं और उसके कानूनी पहलुओं को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अपहरण, बलात्कार एवं गैर इरादतन हत्या धारा 304 आईपीसी की आजीवन सत्यायिता अपराधी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपील की निराकरण तक अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद न्यायिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में भूचाल सा आकर एक साथ कई बिंदुओं पर बवाल सा पैदा कर रहा है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक होकर के चिंताजनक भी है। मामला किसी साधारण अपराध का नहीं, बल्कि अपराध बनाम तंत्र के उस अनवरत संघर्ष का है जिसमें एक नाबालिग अपनी अस्मिता, अस्तित्व और सुरक्षा के लिए बरसों तक व्यवस्था से टकराती रही। अतः इस आदेश को सिर्फ तकनीकी कसौटी पर नहीं, जैसा कि उच्च न्यायालय ने तौला है, बल्कि शब्द और आत्मा, भावना दोनों के अवलोकन में परखा जाए, तभी किसी तार्किक परिणति तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा ना हो कि असरफियां लूटें और कोयलों पर मुहर हो। 4 जून 2017 की दर्दनाक घटना, जिसमें नौकरी की मांग को लेकर के उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर पहुंची नाबालिग बेटी समान परिचय युवती का बलात्कार, फिर एक हफ्ते बाद अपहरण किया, जाकर 9 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म, गैंगरेप किया जाता है। घटना की प्राथमिकी लगभग 1 वर्ष बाद 12 अप्रैल 2018 को तब दर्ज होती है जब पीड़िता मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या का असफल प्रयास करती है। उसके पिता की 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में मौत हो जाने के बाद हंगामा होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए 13 अप्रैल 2018 को सेंगर को तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश देते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं। अहो दुरंता बल विरोधी की प्रति चलित युक्ति के विरुद्ध हाकिम की अगाड़ी जाकर तंत्र से लोहा लेती पीड़िता परिवार के साथ 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते समय उसकी कार को ट्रक जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें उसकी चाची, मौसी और उसके वकील की मृत्यु हो जाती है तथा पीड़िता गंभीर रूप से घायल होकर जीवन मृत्यु के बीच झूलती है। उपरोक्त दोनों आपराधिक कृत्यों के लिए सेंगर के विरुद्ध न्यायालय ने आरोप तय किए। साथियों, अक्सर जब हम ऐसी घटनाओं पर बात करते हैं तो हम वो पहलू देखते हैं जो पहलू हमें बताया जाता है, उसके अंदर की क्या बात है, क्या उस घटना की तथ्य क्या है, उस पर हमारा दृष्टिकोण बहुत कम होता है और मीडिया भी हमें उन विषयों पर गंभीरता से बात नहीं करता। जस्टिस काटजू का उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश को सही ठहराना मात्र एक तकनीकी पक्ष है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व न्यायपति जस्टिस मार्कंडे काटजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 48 पैरा वाले अंतरिम आदेश का विस्तृत विवेचना कर उसे पूर्णतः सही ठहराया है। उच्च न्यायालय ने पॉस्को कानून में लोक सेवक को परिभाषित न होने के कारण पॉस्को को धारा 2 के अनुसार आईपीसी की धारा 21 में परिभाषित लोक सेवक को ही पढ़ा जाएगा। चूंकि AR अब्दुल्ले बनाम राज्य के निर्णयों में विधायक को आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माना गया है, तथापि उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्य कई निर्णयों में आईपीसी की धारा 21 या पॉस्को एक्ट की धारा 2 में परिभाषित लोक सेवक पर लागू नहीं होती। इसलिए विधायक सेंगर की लोक सेवक न होने के कारण को पॉस्को की धारा 5C के तहत एग्रेवेटेड अपराधी नहीं माना जा सकता। यहां तक उच्च न्यायालय का निष्कर्ष तकनीकी रूप से दोष रहित प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय के निर्णय का सार कितना सही, असली प्रश्न यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ऐसे हम हर निर्णय पर भी प्रश्न खोजने लगेंगे तो हमें कई सारे प्रश्न मिलेंगे। लेकिन घटना यदि एक नाबालिग से गैंग रेप का है
तो कोर्ट को भी उस पीड़िता के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि यदि कोर्ट सिर्फ तकनीकी पहलू बता करके सिर्फ पल्ला झाड़ेगी तो फिर न्याय कब मिलेगा। उच्च न्यायालय के निर्णय का सार कितना सही, असली प्रश्न यहीं से शुरू होता है। पॉक्सो की धारा 4 एवं 6 में न्यूनतम सजा क्रमशः 7 एवं 10 वर्ष है तथा अधिकतम आजीवन कारावास है। जहां सत्र न्यायाधीश ने न्यूनतम नहीं अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी है। जिस तथ्य को उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया है, क्या सेंगर को दी गई आजीवन कारावास की सजा को धारा 4 के अंतर्गत दी गई अधिकतम सजा नहीं माना जा सकता, जिसका प्रावधान धारा 4 में है। क्या उच्च न्यायालय यह कहना चाह रहा है कि सत्र न्यायाधीश यदि धारा 4 के अंतर्गत सजा देते हैं तो वे अधिकतम सजा न देकर न्यूनतम 7 साल की सजा देते हैं, जिसे आधार मानकर सेंगर के 7 साल की अधिक अवधि जेल में गुजारने के कारण हाई कोर्ट ने जमानत पर छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इस तथ्य की विवेचना उच्च न्यायालय ने नहीं की है। क्या कानून की अस्पष्टता अंतरिम जमानत आदेश आवेदन की सुनवाई के समय तय की जा सकती थी, या फिर इसे अपील के समय तय की जा सकती थी, या फिर इसे अपील के अंतिम निर्णय तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। यहीं पर उच्च न्यायालय का निर्णय असामयिक प्रतीत होता है। निर्णय के गुण दोष पर विचार करने के पूर्व पीड़िता के संघर्ष की परिस्थितियों को समझना बेहद आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेश की न्यायिक और भावनात्मक विश्लेषण करने के पूर्व आपको जल में रहकर मगरमच्छ से लोहा लेना पीड़िता के उस संघर्ष को याद करना अति आवश्यक है, जहां अपराधी के विरुद्ध अपराध प्रकरण दर्ज न होने के कारण पीड़िता को मुख्यमंत्री निवास के सामने स्वयं को जलाने के निष्फल प्रयास के बाद से राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावी अपराधी की कानून को शिकंजे में लाने का कठिन संघर्ष रहा है, जिसमें पीड़िता ने न केवल अपने पिताजी को खोया बल्कि अपने परिवार के 2 अन्य सदस्यों को भी खोना पड़ा। मानसिक रूप से यह वह आज भी अंगारों पर लेटने के लिए विवश है। दिल्ली उच्च न्यायालय की उत्तर प्रदेश में न्याय न मिलने की आशंका के चलते मामला सत्र न्यायाधीश 30 हजारी कोर्ट दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था। सत्र न्यायाधीश 30 हजारी कोर्ट ने अपने विस्तृत निर्णय में स्पष्ट किया था कि यह मामला केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि सत्ता प्रभाव और भय के दुरुपयोग का उदाहरण है। यहां सत्ता जन्य भय एक निर्विवाद वास्तविकता है। सेंगर के पद के दुरुपयोग के कारण दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लेकर के सेंगर की गिरफ्तारी तक प्रशासन को जहां हाथ पैर फूल गए, तब ऐसी स्थिति में सेंगर को अपील के निराकरण तक जमानत देना उच्च न्यायालय जमानत देने के उस प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध है, जहां जस्टिस बी कृष्णा अय्यर ने राजस्थान राज्य विरुद्ध वालचंद 1977 में कहा था कि जमानत अधिकार है और इसका अपवाद बावजूद इस अनक्वालिफाइड नहीं सिद्धांत के इसी सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी 2005, महिपाल 2002, नीरू यादव, राजबल्लभ प्रसाद 2017 जैसे निर्णयों में स्पष्ट किया है कि जमानत देते समय केवल अभियुक्त के अधिकार नहीं बल्कि पीड़िता की सुरक्षा, भय और अपराध के सामाजिक प्रभाव भी देखेंगे। साथ ही मामला इतना संजीदा है कि इसके विषय में समाज में इस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एक अपराधी को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। आज सही समय है और इस सोचने का वक्त है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जो अपनी राजनीतिक प्रभावशीलता के आधार पर अपने आप को बचाते हैं और उनके बचाव में बड़ा जमावड़ा खड़ा हो जाता है, तो पीड़िता को न्याय कहां मिलेगा, कब मिलेगा। और न्याय में देरी, इस बात को हम स्वीकारते हैं कि न्याय में देरी या देर से न्याय दिया गया न्याय वो सिर्फ पीड़िता का मजाक है, उसके साथ सही न्याय हम नहीं कर पा रहे हैं।
साथियों, इस अंक में हमने कानूनी पहलुओं पर चर्चा की है। आइए आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और पीड़िता के पक्ष में न्याय जल्द सुनाएगा और दुर्दांत अपराधी को आजीवन कारावास या फांसी के फंदे पर ले जाएगा। नमस्कार, मैं था अंकुल।